तो नमस्कार, हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अभी तक वन शॉट चल रहा था ऑर्गेनिक का, अभी उसमें एल्डिहाइड कीटोन बचा हुआ है, एमीन्स बचा हुआ है। पर कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हैं क्योंकि इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे। तो पहले सवाल आता है कोऑर्डिनेशन होता क्या, और हम एक नई चीज़ भी सीख रहे हैं। चलो सुनो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो दिखते हैं वो डबल सॉल्ट्स जैसे दिखते हैं। डबल सॉल्ट्स आप लोग एसिड बेस्ड सॉल्ट में पढ़े होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो देखिए ये थोड़ा सा बदतमीज टाइप का भी है कि हमें अभी भी शऊर नहीं है। हाँ आ गया, हम तेज हैं। तो डबल सॉल्ट जो होता है, डबल सॉल्ट कंप्लीटली आयनाइजेबल होता है और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीटली आयनाइजेबल नहीं होता है। कंप्लीटली आयनाइजेबल का मतलब क्या होता है ये भी बता देते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, मान लेते हैं AB6, और अगर ये डबल सॉल्ट है तो इसको अगर पानी में डालेंगे तो A+ और 6B- इसमें ब्रेक कर जाएगा। जितने आयन थे सारे टूट गए। इसको कहते हैं कंप्लीटली आयनाइजेबल। ये डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टी होती है। पर अगर यही AB6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा तो हो सकता है ये टूटे AB2+ में और 4B- में। पूरी तरीके से आयनाइजेबल नहीं हुआ तो ये प्रॉपर्टी तब कहलाएगी जब वो क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और ये प्रॉपर्टी डबल सॉल्ट की। तो सबसे पहला तरीका जिससे हम कंफर्म करते हैं कि कोई चीज डबल सॉल्ट है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो यही है। ये पहली बात समझ में आ रही है। डिफरेंस बिटवीन करके पूछता है, MCQ में पूछता है और केस स्टडी में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही आता है। देखिए यहाँ पे बताया है कि पोटैश एलम एक डबल सॉल्ट है जो बना हुआ है पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, 24H2O का। अगर इसको हम ब्रेक करेंगे, ब्लैक टू ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है। इसकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी है, मेरी राइटिंग गंदी हो जा रही है। बेइज्जती कर दे रहा है मेरी। ग्रीन ब्राउन, तुम लोग इतना बोल रहे हो। वाइट से लिखेंगे ज़्यादा दिखने लगता है। तो देखो ये क्या है, इसमें 2 पोटेशियम है, 3 और 1 4 सल्फेट है, 2 एल्युमिनियम है और 24 वाटर है। देखो ये ब्रेक करेगा पोटेशियम में, सल्फेट में, एल्युमिनियम में। तो जिससे जिससे बना है सब में टूट चुका है। और अगर वो सब में टूट जाएगा तो वो क्या होगा, डबल सॉल्ट। ये क्यों होता है ये भी आपको आगे बताया जाएगा। अगला आता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो ये बता रहे हैं इनकम्प्लीटली। ये किससे बना है, K4 FeCN6। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो K+ अलग आएगा और FeCN6 एक साथ रह जाएगा। पूरी तरीके से टूट नहीं रहा है। एक स्पेशल बात देखिए, यहाँ पे आपको आयरन दिख रहा है। और जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ कार्बन के लिए बना था, वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स D ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए खाली बनता है। D ब्लॉक एलिमेंट्स, D ब्लॉक बीच में होता है, मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, अब क्यों D ब्लॉक में ऐसा खास क्या है। तो ब्लॉक्स की अगर हम बात करें तो S ब्लॉक के पास कितने कमरे, 1। अरे उंगली दिखा रहे, इसको तो चीटिंग कर लो। P ब्लॉक के पास, D ब्लॉक के पास 5। तो अगर किसी के पास 5 कमरे हैं और इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरा है, मान लो 2 से ज्यादा भर दिए हम लोग, तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, क्रिस्टल फील्ड, स्प्लिटिंग। आप लोग 11th में सुने होंगे, पढ़े तो नहीं होंगे, सुने होंगे जरूर। हो सकता है कुछ लोग ना भी सुने हो, झूठ। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। हो सकता है कि कमजोर आया तो एक ही लोग को बाहर निकाल पाया, और ताकतवर आया तो 2 को निकाला, और ताकतवर 3 को निकाला, और आया 4 को निकाला। तो ये वैलेंसी, एक से ज्यादा वैलेंसी शो कर पा रहा है ना। एक केस में 1 ही कर पा रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो D ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि वो एक से ज्यादा वैलेंसी शो कर सकते हैं और इसीलिए वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। ठीक, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है इसके बारे में सबसे फेमस जो थ्योरी है वो वर्नर ने दी थी। आज नहीं आ पाएगा। अरे मोदी जी फोन रख दीजिए। मोदी जी फोन ही नहीं रख पा रहे। तो हमारी क्लास में मोदी जी आए हुए हैं, आपको मिलाते हैं। पहले ही एक हाथ है इसका, दूसरों को अड़का रहा है। देखो वर्नर थ्योरी, वर्नर ने ही बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्यों एक से ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं। आओ अक्षय कुमार
राजकुमार समझ रहा है अपने आप को, मुंह में चाबी लग घूम रहा है। नहीं शांति से बाइक से नहीं आए हो? नहीं शांति से आया बाइक से नहीं बाइक से नहीं आए हो? भाई सीढ़ी पे बाइक चढ़ाएंगे हमें क्या पता, आज पॉसिबल पॉसिबल तो है। पटरा हो के बाद कितना बड़ा ये आगे वर्नर थ्योरी ने क्या बताया कैसे कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। इनकी थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था सेकेंडरी एंड प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी एंड प्राइमरी वैलेंसी। और ये इन्होंने किया इस कंपाउंड को रिएक्ट करवा के। सुनो, अब सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी होती क्या है। हर डी ब्लॉक के एलिमेंट की दो वैलेंसी होगी, एक सेकेंडरी वैलेंसी और एक प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होगी और प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होगी। आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल क्या होता है अभी ऊपर बता रहे थे। जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको कंप्लीट करना जरूरी है, जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। जैसे हमें रोज रोटी सब्जी चाहिए ही खाने के लिए, खाना हमें रोज चाहिए, पर अगर रोज हम बाहर का नहीं खाएंगे तो हम जिंदा रह सकते हैं, पर अगर हमें रोज घर पे भी खाना मिलना बंद हो जाएगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो जो हमारा रोज का खाना है वो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है। जैसे किसी घर 4 रोटी बस बनी और दाल बन गया, रोटी ऐसे दाल खा लिया। किसी घर सिर्फ रोटी बनी, पानी में डाल के खा लिया, चाय में डाल के खा लिया। सब्जी दाल बना ही नहीं पा रहा, अचार कहाँ से, गरीब होगा ना। किसी घर 4 रोटी के साथ बाकी सारी चीजें भी मिल रही हैं। तो बाकी सारी चीजें ना मिले पर रोटी मिले, ये ज्यादा जरूरी है ना। हमको दाल सब्जी दे दिया गया, क्या ऐसे ही खा लो, रोटी नहीं बनेगी तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो जो रोटी है वो सेकेंडरी वैलेंसी है। रो मत यार, तुम रोटी साथ दाल खा लो, सब्जी ले लो, ठीक। तो रोटी जो है वो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है और बाकी सारी चीजें प्राइमरी वैलेंसी है। तो प्राइमरी वैलेंसी फिल हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, पर सेकेंडरी वैलेंसी फिल होना जरूरी है। तो वर्नर ने यही बात बताई कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनकी 2 वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी, और इसी के कारण ये एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। अभी ऊपर आप लोग को दिखा रहे थे आयनाइजेबल, ये देखो ये किस में टूट रहा था, K+ में और FeCN6 4- में। तो K+ इसकी क्या थी, प्राइमरी वैलेंसी थी क्योंकि ये आयनाइज हो गई, और ये क्या थी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी थी। अब देखो इन्होंने एग्जाम्पल लिया COCl3.4HNO3 का, 4NH3 का। इसके साथ इन्होंने AgNO3 को रिएक्ट करवाया हर बार, और AgNO3 का मोल बढ़ाते गए। तो जब AgNO3 1 मोल लिए तो 1 AgCl बना, ठीक। फिर AgNO3 का मोल 2 कर दिए तो 2 AgCl बना। AgNO3 का मोल 3 कर दिए तो 3 AgCl बना। और ये बात सबके ऊपर से जा रही है, वो हमें पता ही है। यहाँ पे लिखने की जगह हो गई मेरे पास। यही था, इधर देखो। अब इसके साथ हम क्या रिएक्ट करवा रहे हैं, AgNO3, और ये बनाएगा क्या, AgCl। ये बात समझ में आ रही है। जितना AgCl बनाएगा, अरे उतना ही AgCl बनाएगा जितना Cl यहाँ से निकाल सकते हैं, जो आयनाइजेबल होगा। तो इन्होंने AgNO3 का नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते गए। पहली बार 1 लिए तो 1 AgCl बन गया। AgNO3 का मोल 2 कर दिए तो यहाँ 2 AgCl बना। AgNO3 का मोल 3 कर दिए तो यहाँ 3 AgCl बना। AgNO3 का मोल 4 कर दिए तो यहाँ फिर से 3 AgCl बना। 4 क्यों नहीं बनेगा? और फिर यहां से उन्होंने ये बताया कि हर कंपाउंड की डी ब्लॉक के एलिमेंट की 2 वैलेंसी है। 4 क्यों? एक बता तो रहे, सेकेंडरी और प्राइमरी। प्राइमरी वैलेंसी को आयनाइज किया जा सकता है। यहाँ पे सिल्वर कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 और 6 9, और उसमें से निकाल कितना पा रहा है मैक्सिमम 3। इसका मतलब 3 उसकी प्राइमरी वैलेंसी है। वो नहीं भी कंप्लीट होगी तो काम चल जाएगा, पर बाकी जो 6 है वो कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। और इसी पे इन्होंने वर्नर्स की थ्योरी दी। बात समझ में आ गई, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का डिफरेंस। अब अगर ये जूम इन नहीं हुआ तो बेइज्जती होगी, क्योंकि हो गई। और बेइज्जती हो गया तेज है ना। अब देखो वर्नर थ्योरी का मेन पोस्टुलेट क्या है। देखो पहली बात तो ये वही बोल रहा है जो हम बोल रहे हैं, चीटिंग कर लिया है। 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस। Cl- हर जगह नेगेटिव आयन था।
सेकेंडरी आर नॉन आयनाइजेबल, ये भी नेगेटिव आयन से होगा। सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स्ड फॉर एनी मेटल, ये देखिए इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, पर प्राइमरी वैलेंसी चेंज हो सकता है। पहले वाले केस में जब एक क्लोरीन निकाल रहे थे तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी बच गई थी? 2। दूसरे वाले केस में 1 बच गई थी। और तीसरी बात कह रहा है, तीसरी बात जो कह रहा है बेकार कह रहा है, छोड़ो उसको। अब कुछ डेफिनेशन है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तुम सोच रहे हो खाली जगह क्यों छोड़े हैं? मेरा मन, अब हमें कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। सबसे पहली चीज आती है सेंट्रल एटम, सेंट्रल आयन, जनरली इसको सेंट्रल मेटल एटम भी कहते हैं। तो ये डी ब्लॉक का वो एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा which shows linkage and accepts electron। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं और सब में उसी से समझाया जाएगा। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, इस एग्जांपल को याद करिएगा, K4Fe(CN6), ठीक है। इसमें हमें 2 मेटल दिख रहे हैं, पोटेशियम और आयरन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कह रहे हैं इसको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल होगा, जो बीच में होगा, जो 2 वैलेंसी एग्जिस्ट शो करेगा, उसी को सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। तो यहाँ पे ये काम कौन कर रहा है? आयरन कर रहा है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सिर्फ एकमात्र यही मेटल है। तो इसी को क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम, ठीक। और ये हमेशा किस ब्लॉक का होना चाहिए? डी ब्लॉक का। रीजन बताएं, क्योंकि एक से ज्यादा वैलेंसी यही शो करेगा। इसके बाद आता है लिगेंड, इसको आप लोग को लिखना पड़ेगा। जो कोई कलर कर दिए हैं, किसी और का इमेज छापे थे ना, कॉपीराइट मार देता, हम फेमस होते तब, जो पहले ही रंग दिया। देखो अब लिगेंड्स क्या होता है? लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े हुए डोनर एटम्स होते हैं। जैसे इस वाली कंडीशन में लिगेंड कौन है? साइनाइड है, ठीक। अब लिगेंड जो है कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उसको कहा जाता है उनकी डेंसिटी, कितना बॉन्ड बना रहा है। अगर एक बॉन्ड बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक पेयर, तो उसको यूनिडेंटेट कहेंगे। 2 दे रहा है तो बाइडेंटेट कहेंगे। ये देखो, ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है? ये कई बार डिफाइन करने के लिए आता है 1 मार्क्स में। व्हाट डू यू मीन बाय एम्बीडेंटेट लिगेंड्स? तो ऐसे लिगेंड जो दोनों एटम, उनके पास जितने एटम है, मतलब अगर 4 एटम है तो 4 में से 2 एटम की तरफ से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए, 2 तरफ से बॉन्ड बना पाए, तो उन्हें कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड, ठीक। अब समझो इसका मतलब। मान लेते हैं ये मेरे पास फोन है, फोन दो यार कोई, हम गरीब हैं, फेंको। नॉर्मल ये जो लिगेंड, ये अगर लिगेंड है तो ये यूनिडेंटेट है, एक ही साइड से चार्ज होगा, बॉन्ड एक ही साइड से बनाएगा। पर अगर चार्ज इधर से भी और इधर से भी हो, तो मैं जिधर से मन करे उधर चार्ज कर दिए, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड हो जाएगा, अरे एम्बीडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। दोनों तरफ चार्ज लगाए तो तीनों तरफ भी होता है, तब बीच में से फट के निकल आएगा, बैटरी बाहर आ करेगी, क्या कर रहे हो तुम? तीन चार्ज होता है। ROG 45 यहाँ से भी चार्ज होता है, यहाँ से भी वायरलेस भी। वाह, एक साथ तीनों पे अलग-अलग 30-30 वाट तीनों पे पास होगा। बस एक बार ऐसे सर के नीचे रख के चार्ज में लगा दो, इतना तो गायब हो ही जाएगा। बैटमैन देखे हो? हाँ। बैटमैन में एक 2 फेस होता है, उसका बम में इतना फट जाता है, बम फटता है तो इधर से अलग होता है, इधर से अलग होता है। हार्वी डेंट वही बन जाओगे। नहीं ROG फोन में है वो। गेमिंग फोन है ना वो। हाँ? ये करते तब इधर से दिखता है, ऊपर लगा। हाँ यहाँ पे दिया है चार्जिंग का, यहाँ पे दिया अभी है। Redmi पीछे का- वाला- अभी 4 रिएक्शन पूछ देंगे, कोई नहीं बताएगा। देखो ROG के बारे में सब पता है, बेचो। तो अगर दोनों साइड से चार्ज कर पाए, मान लो ये वाला ओपनिंग खाली नहीं रहा, हम इधर से चार्ज लगा दिए, तो ऐसा लिगेंड जो 2 डोनर आइटम रखता है उसको एम्बीडेंटेट लिगेंड कहेंगे। एम्बीडेंटेट लिगेंड में देखिए आपका नाइट्राइटो आता है, ये नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बनाता है। अब इसका जब नेमिंग करेंगे, ये मेरा फोन नहीं था, हम बहुत गरीब हैं, चैनल मोनेटाइज करवा दो, अमीर हो जाए, फोन खरीदना है। देखो अगर नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो इसे लिखते हैं N नाइट्रो, और अगर ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा तो लिखेंगे O नाइट्राइटो, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे डोनर एटम कौन सा है। अब इसका हम लोग नेमिंग करना भी सीखेंगे। ऐसा ही साइनाइड करते हैं, साइनाइड के बारे में तो हम लोग ऑर्गेनिक में भी पढ़े हैं। तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन बता दो फिर
जो बैठे हैं, अगर हमें प्रोडक्ट में साइनाइड बनाना है तो किससे रिएक्ट करवाएं? अभी हेलो एल्केन में करवाएं। फिनॉल से लो या लो। ये सर ये सारा क्यों बना रहे हैं? ईशान का हाथ बनाया, देखने दो, लाल है। मोए मोए हो गया ना, इसके पास तो हाथ ही नहीं है। ये हाथ से क्यों काम कर रहा है? तुम सबके लिए मोए मोए, तुम लोगों के पास तो दिमाग ही नहीं है। तो ये देखो, कार्बन से करेगा तो साइनो और नाइट्रोजन से करेगा तो आइसोसाइनो। ऐसे ही एक एससीएन कंपाउंड होता है, इसे कहते हैं थायोसाइनेट। ये अगर कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो थायोसाइनेट हो और नाइट्रोजन से बनाएगा तो आइसोथायोसाइनेट हो। तो यहाँ पे हर जगह दिख रहा है हमें डोनर एटम कितने हैं? दो डोनर एटम है, और जब दो डोनर एटम रहेंगे तब वैसे लिगेंड को एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। ठीक, ये देखो यूनिडेंटेट बाइडेंटेट तो देख ही रहो कि लिगेंड्स का नाम आपको याद करना होगा ताकि हमें पता चले। देखो एनायनिक लिगेंड्स में सब पे चार्ज दिख रहा है, और 9th में हम लोग कंपाउंड बनाना सीखे थे कि अगर सल्फेट है, सल्फेट पे 2- चार्ज और इसके साथ इसको बॉन्ड पोटेशियम कर रहा है, पोटेशियम पे 1+ चार्ज, तो कंपाउंड क्या बनेगा? K2SO4। ये कंपाउंड ऐसे बनाते थे ना, ऐसे ही हम लोग इसमें भी कंपाउंड बनाएंगे। पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए न्यूट्रल लिगेंड्स। ठीक, न्यूट्रल लिगेंड्स मतलब इन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो कंपाउंड बनाते वक्त हम ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से निकाल पाएंगे। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है इस बात में? अच्छी बात है। फिर एम्बीडेंटेट लिगेंड हो गया, इसी के साथ एक आता है चीलेट लिगेंड। चीलेट लिगेंड, जब किसी लिगेंड के पास एक से ज्यादा डोनर एटम्स ना हो पर वो एक ही एटम से एक से ज्यादा बॉन्ड बना ले। यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक कंपाउंड के पास 2 डोनर एटम है, ठीक, पर इस केस में क्या होगा कि जो लिगेंड है वो एक सिंगल लिगेंड है, ठीक है, पर लिगेंड 2 पॉइंट से बॉन्ड बनाए, ऐसे लिगेंड को चीलेट लिगेंड कहते हैं। जैसे हम इसको पकड़े, एक हाथ से पकड़े, पर अब दोनों हाथ से हम इसको पकड़े हुए ऐसे करके या ऐसे करके, तो हम चीलेट लिगेंड कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं किसी को? किसी को कष्ट है तो बताइए। जेब में रखो। देखो मान लो ये एक लिगेंड है, हैंडसम लगना चाहिए ना, यहाँ से अच्छा नहीं लगेगा, बहुत मेहनत पड़ती है। अरे आओ यार, करो, उठ के आओ, इधर आओ, सीधा नहीं करवाएंगे तुमसे, आओ, हैंड फेमस हो जाओगे, जल्दी आओ, लेट मत करो, बाल हैंडसम। तो देखो मान लेते हैं ये लिगेंड है, हम सेंट्रल एटम है, ठीक है। अब ये लिगेंड एक बॉन्ड हमसे बनाया, ये नॉर्मल यूनिडेंटेट लिगेंड। करण नहीं दिख रहा है कि हम नहीं दिख रहा? बॉन्ड नहीं दिख रहा है। बॉन्ड दिखाओ करण, बॉन्ड। WWE विनर। तो ये लिगेंड एक बॉन्ड हमसे बनाया, तो ये यूनिडेंटेट, पर एक ही लिगेंड से वाला भी हाथ दो, हम 2 बॉन्ड बना लिए। हम लिगेंड एक ही है ना, ये मेरा बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड हम किस लिगेंड से बना रहे हैं? एक ही लिगेंड से, तो ये चीलेट लिगेंड कहलाएगा। देखिए चीलेट लिगेंड, WWE विनर इस बार का। जाओ, फेमस है, बाहर जाकर ऑटोग्राफ देना बच्चों को। चीलेट लिगेंड सबको समझ में आ गया? अब इसके बाद अगली चीज आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। हम लोग ने क्या एग्जांपल लिया था? K4Fe(CN6). तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अलावा भी सेंट्रल मेटल एटम से जितने लोग जुड़े हुए हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। इस सेंट्रल मेटल एटम से कितने लोग जुड़े हैं? 6 साइनाइड और 4 पोटेशियम। तो क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 10 होगा? इसको अगर हम आयनाइज करें तो हमें क्या मिलेगा? Fe(CN6)4-। तो आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? CN6। जितना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लोग होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। पोटेशियम को काउंट नहीं करना है, जितने लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे वही सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब अगला आता है ऑक्सीडेशन नंबर, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर देखिए क्या होता है। अभी आप लोग को बताया गया कि डी ब्लॉक एक से ज्यादा वैलेंसी शो करता है,
किसी कंपाउंड के अंदर उनकी क्या वैलेंसी है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। तो एक एग्जांपल जो लिए थे वापस से उसको लेते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं तो पता चलेगा हमें। ये निकालना आना चाहिए क्योंकि नाम लिखते वक्त इसका इस्तेमाल होगा। इधर ध्यान दो सब लोग। हमें किसकी वैलेंसी निकालनी होगी? आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हम कितना ले लेंगे? X। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है तो पोटेशियम का कितना होगा? इधर देखो, पोटेशियम का 1 होगा और कितने पोटेशियम है? 4। और साइनाइड का कितना होता है? देखो अभी लिखे हो सब लोग, यूनिडेंटेट में है ना, साइनाइड यूनिडेंटेट में है तो इसका -1 होगा। और कितना साइनाइड है? तो प्लस -1 × 6 और इसके ऊपर चार्ज है कोई इक्वल टू 0। तो 4 + x - 6 = 0। x = +2। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। एक और कंपाउंड लिखते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई कंपाउंड है, अब एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये हमें भी नहीं पता। इधर देखिए अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, तो दूसरे कलर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। येलो नहीं येलो इस पे दिखेगा ही नहीं। ब्लू रॉयल ब्लू राजाओं का कलर होता है ना, कलर तो ले ही सकते हैं, पैसा ना ले पाए तो। आयरन का निकालना हमें कैसे पता चला हमें आयरन का निकालना है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एकमात्र मेटल कौन सा है? आयरन। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस। तो प्लस चार्ज के इधर देखो, इधर प्लस चार्ज के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। 3 टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे, 3 टाइप के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होंगे। जिन पे प्लस चार्ज हो वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, जिन पे माइनस चार्ज हो वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और जिस पे कोई चार्ज नहीं होगा वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में आयरन का निकालेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक ही मेटल है जो है आयरन। अब इधर देखिए आयरन का कितना ले लेंगे? X। कैसे बात? अमोनिया देखिए हम लोग न्यूट्रल लिगेंड्स में लिखे हैं, है ना, अभी ऊपर था भी। तो अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड, तो अमोनिया का कितना हो जाएगा? 0। और ऑक्सलेट बाइडेंटेट लिगेंड में लिखे थे 2-, देखिए कॉपी में C2O4 2-, है ना। और कितने लोग हैं? 6 × -2 और ओवरऑल चार्ज कितना है? तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ये इतनी बात समझ में आ रही है? देखो ये निकालना पड़ेगा तभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिख पाएंगे हम लोग। तो X 5 0 कोई 5 बोल दे तो मजा आ जाता। और 6 2 12 = 3। अब ये उधर गया तो कितना हो जाएगा? 9। अच्छा वाह, सब लोग हाँ भी कर रहा है मेरे साथ। माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा ना, X 15 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आयरन की यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 15। ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, पॉसिबल नहीं है, हम ऐसे ही बना के एग्जांपल दे रहे थे। सर आयरन हमेशा X रहेगा? हाँ, जिस बताया तो जिस भी मेटल का हमें निकालना होगा, जो मेटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है उसका, यहाँ आयरन की जगह हम कोई और मेटल ले सकते थे, कोबाल्ट ले सकते थे, कोबाल्ट का X हो जाता। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख गए। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमेशा रोमन नंबर से लिखा जाएगा। रोमन नंबर आता है ना सबको? 15 का रोमन नंबर बताओ तो। V1 फिर V1। अच्छा XV ये V1। क्या गुंडा बनोगे? बेकार है जिंदगी। गैंगस्टर संगम। देखो तो 3 कॉम्प्लेक्स तो बता दिए, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। मेन 3 यही होते हैं, इसके बाद 2-3 और हैं जिनको पता नहीं क्यों बताया जाता है, कोई जरूरत है नहीं, पर तुम लोगों को भी बता देते हैं, अरे से बताएंगे। सबसे पहला कहता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये इसमें सारे लिगेंड सिमिलर टाइप के होते हैं। जैसे देखो इसमें 6 लिगेंड है और 6 साइनाइड ही है, अलग लिगेंड कोई भी नहीं है। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सारे लिगेंड एक ही होंगे उन्हें क्या कहेंगे? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जिसमें लिगेंड्स बदल जाए,
इसमें देखो कितने लिगेंड है, एक अमोनिया लिगेंड है, एक क्लोरीन लिगेंड है, दो अलग टाइप के लिगेंड है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें इसको फेंक भी नहीं सकते हम, मेरी किडनी में दर्द हो जाएगा, फिर भी तुम लोग इधर ध्यान नहीं दे रहे हो। जिसमें एक से ज्यादा लिगेंड हो अलग अलग, उसको क्या कहेंगे, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और अगला आता है मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। स्फेयर में एक सिंगल ट्रांजिशन मेटल आयन होगा। इस पूरे ये रहा कोऑर्डिनेशन स्फेयर इतना, और इसमें एक ही मेटल है आयरन, इसको क्या कहेंगे, मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। अगर एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम होंगे तो उसे पॉलीन्यूक्लियर कहेंगे। इसका तुम लोग को एग्जांपल नहीं पढ़ना है। अब रूल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आएगा तो काम नहीं होगा, क्योंकि नाम लिखने को तो आएगा। तो रूल में ध्यान दीजिए। तो अब पहले हमें यह पता करना होगा कि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या फिर एनायनिक है। ये कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, ये ध्यान दीजिए। हमें इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज देखना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज होगा वही डिसाइड करेगा कि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या फिर एनायनिक है। पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है पीयूष, समर बता सकता है। और फोन देखो, बोला थी अभी क्वेश्चन करवाए हैं। प्लस पोटेशियम इज अ मेटल, हलीना की रब से फरियाद +1, उसी में पोटेशियम आता है। तो पोटेशियम पे प्लस चार्ज होगा। अगर पोटेशियम नहीं रहता तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हुआ, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ये बात समझ में आ रही है। इस तरीके से हम लोग पता करेंगे कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है या फिर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए एनायनिक कॉम्प्लेक्स में नाम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम बाहर के मेटल का नाम लिखेंगे ऑर्डर वाइज। तो सबसे पहले बाहर कौन है, पोटेशियम। इधर ध्यान दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम। अब क्योंकि इसमें दो मेटल है तो पहले बाहर वाला मेटल लिखने के बाद हम लीगेंड को लिखेंगे। यहाँ पे लीगेंड कौन है, साइनाइड के लिए देखिए क्या नाम लिखते हैं, देख लें सबको, साइनाइडो। और कितना साइनाइड है यहाँ पे, तो 1 के लिए मोनो, मोनो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 2 के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, उसके आगे आएगा नहीं पर ऑक्टा, नॉन। तो कितना साइनाइड है, 6, तो हम लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो। अभी आप लोग को लिगेंड में लिखवाया गया है। अब दूसरी बात ध्यान दीजिए, जो भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है उसमें सेंट्रल मेटल एटम के नाम के बाद एड ऐड किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि अंदर कौन है। तो आयरन को क्या लिखते हैं, फेरस, तो इसके बाद लिख देंगे फेरेट, ATE, ठीक। हेक्सा के बाद रहेगा, हम बता रहे हैं हेक्सासाइनाइडो फेरेट, जगह नहीं बची है, बात समझ में आई। और अब इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। पोटेशियम का कितना होता है, 1, तो 1 × 4 प्लस आयरन का X, साइनाइड का -1 होता है, -6 इक्वल टू, कोई चार्ज नहीं है इस पे, 0, तो X कितना आ गया, 2, और यहाँ पे फेरेट के बाद हम लिख देंगे 2। इस तरीके से हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स को नेम करते हैं। अब अगर इस नाम से हमें कंपाउंड बनाना होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चला कि आयरन के बगल में 8 लिखा हुआ है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम आयरन है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी आयरन है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स नेम करने आ गया। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स देखा जाए। अब आइए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स देखते हैं। अब देखो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कैसे पता करेंगे, हमें हमेशा चार्ज किस पे देखना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। तो इसको हटाते हैं, सल्फेट पे क्या चार्ज होता है, 2-, इसको हटाएंगे तो इस पे कितना चार्ज आएगा, प्लस आ जाएगा। मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कंफर्म हो गया। कैटायनिक एनायनिक समझ जाओगे। अब देखते हैं, यहाँ पे ऑर्डर वाइज लिखेंगे। जो लोग 2 हैं उनको दूर रखा जाता है। यहाँ पे 2 मेटल थे तो मेटल्स को दूर रखे थे, यहाँ 2 लिगेंड है तो लिगेंड्स को दूर रखेंगे। तो यहाँ पे नाम स्टार्ट किससे होगा, लिगेंड से, क्लोरीन से होगा। क्लोरीन को देखो क्या लिखते हैं, दिखा क्लोरीन क्या लिखते हैं, और कितना क्लोरीन है, देखो यार क्या लिखा है, ट्राई लिखा है, तो पहले क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोराइडो। और क्योंकि यहाँ पे 2 मेटल नहीं है तो यहाँ पे 8 नहीं लगेगा,
यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फेरस, या फिर आयरन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा काम क्या करना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन, अरे ऑक्सीडेशन नंबर, तो आयरन का x, क्लोरीन का -1, कितने लोग हैं, तो -3, और सल्फेट कितने हैं, 1, और सल्फेट पे कितना होता है, -2 होता है, इक्वल टू 0, तो x का कितना आ गया, 5 आया, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। तो इस आयरन के बगल में हमें क्या लगाना होगा, 5, और फिर सल्फेट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग मेटल को 8 से डिफरेंशिएट कर रहे थे, जो सेंट्रल मेटल एटम के अंदर है उसमें 8 लग रहा था, और जो सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर उसमें 8 नहीं लग रहा था, और यहाँ पे 2 लिगेंड आ गए। अब इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो जो लिगेंड अंदर होगा उसके लास्ट में आइडो लगेगा, और जो लिगेंड बाहर होगा उसके लास्ट में आइडो नहीं लगेगा। देखो लिगेंड में सल्फेटो लिखवाए हैं, पर क्या ये लिगेंड है, ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तो इसको डायरेक्ट सिर्फ सल्फेट लिख देंगे। और इस नाम को हमें देख के पता चला कि सल्फेट बाहर है और क्लोरीन अंदर है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, नेमिंग हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये कहानी पूरी लिखी हुई थी, कैसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर एक से ज्यादा लिगेंड अंदर है, जैसे हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बता रहे थे, इसमें अमीन और क्लोरीन दोनों अंदर है, तो हम लोग फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, पहले अमीन लिखेंगे, फिर क्लोरीन लिखेंगे, फिर कोबाल्ट लिखेंगे। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, पक्का। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे हम लोग। अब आता है आइसोमेरिज्म। इसको थोड़ा रेस्ट लेके पढ़ाते हैं, गले में दर्द हो गया। देखो जो अगला टॉपिक है वो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी पढ़े हैं। आइसोमेरिज्म होता क्या है, जब कोई कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो, तो उसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। जैसे तुम सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, क्लास 12th, बट स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है। रो मत करो, तो फेमस हो गए तुम, क्या करो, बाहर जाओगे भीड़ लगी होगी ऑटोग्राफ के लिए, ठीक है। जैसे सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, क्लास 12th, पर सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। कोई छोटा भी हो सकता है जैसे उत्सव है, कोई लंबा भी हो सकता है जैसे आर्यन है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सिर्फ अलग हो उनको कहते हैं आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 टाइप के आइसोमर्स होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट करे, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तभी एग्जिस्ट करता है जब हम ये मानते हैं कि सारे कंपाउंड 2D स्ट्रक्चर बनाते हैं। 2D जानते हो ना सब लोग, जो सिर्फ XY प्लेन में हो, जो बाहर ना निकले, ठीक। जैसे वीडियो कॉल में मम्मी पापा कभी डांट रहे हो कि पढ़ लो, पर निकल के थप्पड़ नहीं ना मार सकते, तो वो 2D में बात कर रहा होता है। मम्मी पापा जिस दिन 3D मिल जाएगा उसी में से निकल के मारना स्टार्ट करेंगे। और जब कंपाउंड को हम ओरिजिनली 3D में मानना चालू करते हैं तो उस कंडीशन में स्टीरियो आइसोमेरिज्म आता है, ठीक। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 टाइप के होते हैं, आयनाइजेशन, हाइड्रेशन, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन। देखिए एक एक का एग्जांपल पार्ट 2 ठीक हो गया, नाइस नाइस। बस अमीर होते तो पटक दिए होते गुस्से में। अभी हम पहला है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अभी हम भी सीख ही रहे ना यार, पहले से थोड़ी था मेरे घर, अभी हम फोन चलाना नहीं सीख पाए, अपना कई सारी चीज नहीं पता है। तो पहला होता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जब एक कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर के एलिमेंट को अलग अलग किया जाए, तो वैसे कंपाउंड को आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। मतलब उसको आयनाइज करें वाटर में डाल के, स्टार्टिंग में बताए थे ना, तो जो आयनाइजेशन प्रोडक्ट बने वो हर बार अलग बने। जैसे देखो ये एक आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। इस वाले को आयनाइज करेंगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक साथ रहेगा और बाहर कौन आएगा, सल्फेट। और इस वाले को करेंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक साथ रहेगा और बाहर कौन आएगा, ब्रोमाइड। तो दोनों कंडीशन से डिफरेंस किस में, आयनाइजेशन में, और कंपाउंड सारे सेम है। देखो कोबाल्ट है, 5 अमोनिया है, 1 ब्रोमीन है, 1 सल्फेट है। बात समझ में आ रही है। पर जब आयनाइजेशन कर रहे हैं खाली तब डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा आता है हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। जैसा कि नाम बता रहा है, हाइड्रेशन का मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितना वाटर है? 6। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल है, एक बाहर आ जाएगा। ये दिखा नहीं रहा है, बदतमीज टाइप का है। गलत क्यों लिखे थे समझ? देखो इधर पर ओवरऑल देखो, एक क्रोमियम है, 6 पानी है, इधर भी 6 पानी है, 3 क्लोरीन है, यहाँ भी देखो 3 क्लोरीन है। बस डिफरेंशिएट किस में हो गया? अंदर वाटर मॉलिक्यूल अलग अलग हो गया है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। अगला है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन बॉन्ड बना रहा है? एम्बिडेंटेट लिगेंड याद है? एम्बिडेंटेट लिगेंड अभी स्टार्टिंग में बताए थे। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म सिर्फ एम्बिडेंटेट लिगेंड शो करता है। जैसे देखो NO2 एक एम्बिडेंटेट लिगेंड है, यहाँ पे ये बॉन्ड किससे बना है? दूसरे कलर से बताया, तब से एक ही कलर से लिखा है, बोर हो गया। ऐसे मजा ले रहे, दिखा रहे थे अमीरा बहुत कलर है। यहाँ पे बॉन्ड कौन बना रहा है? ऑक्सीजन। क्या कर रहे हो? तुम इसको मारती, उसको मारने के चक्कर में लगा बहुत तेज। जाओ 50 रुपए का चिप्स लेके आओ इसके लिए। जल गया वो चिप्स खराब। मेरे लिए ना, उसके लिए तो बढ़िया है। सस्ता वाला चिप्स खराब होता है, 5 वाला खोलते हैं, सुन लो खत्म हो गया, फिर भूख लग जाती है। वो वाला गाना है ना, लहू मुंह लग गया, बस वही होता है, चिप्स मुंह लग जाता है। 5 का खोलते हैं, फिर जैसे ही थोड़ा सा एकदम गले तक पहुंचता है, वो भी लेस गले तक पहुंचा, खत्म। फिर उसका लगता है नहीं और खाना चाहिए, फिर उसके चक्कर में दुकान जाना पड़ जाता है, ज्यादा खावा जाता है। देख लो इधर खा के रखते हैं। इसका रीजन जान लो क्या है? इसका रीजन है कि हम एक दिन किसी को चिप्स खाते देख लिया, कंट्रोल नहीं है मेरा मेरे ऊपर, हम इसीलिए दुकान पे ले जाते हैं। क्यों? कौन सी बुक? बकरी चिप्स? क्या बोल रहे हो? नहीं क्या बोल रहे हो? तो देखो यहाँ पे बॉन्ड कौन बना रहा है? ऑक्सीजन। और यहाँ फिर तुम रो रहे, यहाँ पे बॉन्ड कौन बना रहा है? तुमको हम अलग से बैठाएंगे समझ। यहाँ पे बॉन्ड कौन बना रहा है? नाइट्रोजन। तो यहाँ पे डिफरेंस किस में? लिंकेज किससे हो रहा है? तो ऐसे आइसोमेरिज्म को लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। अगला आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कई बार क्या होता है कि कंपाउंड में 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहते हैं, दिख रहे हैं, और दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सिर्फ अदला बदली हो जाती है। यहाँ पे कोबाल्ट के साथ इथिलीन डायमीन है, इधर देखो, इधर और यहाँ क्रोमियम के साथ साइनाइड है, पर दूसरे वाले में सिर्फ ये जो लिगेंड है ये एक्सचेंज कर दिया। यहाँ कोबाल्ट के साथ कौन आ गया? साइनाइड, और क्रोमियम के साथ इथिलीन डायमीन। बात समझ में आ रही है? ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ऐसे कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। कोई कष्ट? आओ कष्ट किया जाते। अगला है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल तो वैसे तुम लोगों को बताए थे एक बार, पर हमें पूरा पता है, तुम लोगों को याद नहीं है। खेल रहे थे यार। क्लियर नहीं हुआ? एक शब्द देखे तो इंसर्ट लिखा था, क्लियर नहीं लिखा था। हमको लग रहा है क्लियर हो गया, ऊपर हो भी रहा है कि बेवकूफ बना रहा है कब से। हो रहा है। जल्दी हो, हम इससे करेंगे। आ गया कि हमने कितना पे इंसर्ट कर दिया यार। जू में रहने लायक हो, झूठ मूठ का घर में रहते हो। जू वालों को एक दिन बुला के बेचेंगे।
वन विभाग की बात तो कर रहा वन विभाग वाले भाग जाएंगे, जू में बंद रहोगे तब ठीक रहोगे। पता चला वन विभाग में छोड़ दिए सब, काट दिए उन्हीं सबको। जू में कम से कम बंद रहोगे, काटोगे नहीं। वहाँ के सब अडॉप्ट कर दोगे नहीं करना। इधर देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जब सेम टाइप के, ये वो लोग शो करेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Ma2B2 रहता है, ठीक है। जब सेम टाइप का लिगेंड एक ही साइड रहेगा तो उसको सिस कहते हैं। जैसे देखो ये है सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पे सेम टाइप का लिगेंड सेम साइड है ना इस प्लेट के ऊपर, इसको कहेंगे सिस। कभी कुत्ते बन जा रहे हो, कभी सांप बन रहे हो, एकदम क्या ही बोले हम। यहाँ पे देखो सेम लिगेंड जो है वो अपोजिट साइड में है, इसको क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। बात समझ में आ गई? सेम दोनों साइड रहेगा तो सिस, सेम देखो है ना दोनों साइड, तो सिस, और अपोजिट रहेगा तो ट्रांस। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जैसा कि पहले ही बताया था, अलाउड गिर गया इसीलिए मच्छर काट रहा था। उसमें है भी क्या? भरा है पूरा। मैथ्स नहीं पढ़े हो, लेट देयर बी लिक्विड। कहाँ हो शाश्वत? कहाँ हो शाश्वत? कहाँ कोचिंग क्यों नहीं आया? कोचिंग ही आ रहा है, ऐसे ऐसे अनपढ़ बच्चे हैं। सुनो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्लेन ऑफ मिरर की बात करता है। इधर ध्यान दो, इधर भी देख लो समार, हम उधर देख रहे हैं। लग नहीं रहा है मैं। पैसा की कर रहा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जब कोई भी प्लेन ऑफ मिरर के सामने रखा जाए और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बने तो उसे कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसे शीशे के सामने हम ये हाथ रखेंगे तो ये हाथ ऐसा दिखेगा, क्या सुपर इम्पोजिबल है? नहीं। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक। पर अगर हम ये रखेंगे, सुपर इम्पोजिबल है ना, तो ये इनएंशियोमर नहीं है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आइए देखते हैं। तो उल्टा हो जाएगा। हाँ उल्टा ही होगा ना, ये वाला इधर बनेगा, ये वाला इधर बनेगा, पर क्योंकि ये सिस है तो ये सुपर इम्पोजिबल होगा, और सुपर इम्पोजिबल है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। पर वही अगर हम ट्रांस की बात करें तो क्या वो करेगा? ट्रांस भी नहीं करेगा। अरे ए बी और ए बी, ये बात समझ में आ रही है? चारों लोग जब अलग होंगे तब चांस है। अब ध्यान देना, ए बी सी डी, डी नहीं लिखूंगा मेरा मन, देखो इनका, ए यहाँ रहेगा, बी सी डी। अब इसको घुमा के नहीं रखना, इसको अगर उठा के हम ऐसे रख दें तो क्या सुपर इम्पोजिबल है? सी के ऊपर कौन आ जाएगा? ए। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जो होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक। और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को कहते हैं इनएंशियोमर। कोई कष्ट परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? अगला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लास 11th में आप लोग का एक चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग, ऐसा कुछ याद है चैप्टर का नाम? तो जब वो चैप्टर पढ़े थे वहां पे हम लोग एक नई चीज पढ़े थे ऑर्बिटल्स के बारे में, और वहां पे हम लोग ने एक चीज सीखी थी कि अगर कोई चीज sp2 है तो उसका स्ट्रक्चर होगा लीनियर, sp3 है तो इसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल, नहीं तो गलत लिखा होगा मुझसे, रुक जाओ। sp3 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, sp4 होगा, sp4 होता नहीं है, sp3d होगा
या फिर D2sp2 होगा। तो टेट्राहेड्रल sp3d2 होगा तो ऑक्टाहेड्रल। और इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए दो मेन थ्योरी आई थी, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी और एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई थी। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसके लिए भी दो थ्योरी आई, एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लोग को सिर्फ दो कंपाउंड्स, दो टाइप के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो जो थ्योरी है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का रूल है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका जो आउटर ऑर्बिटल है वो खाली होना चाहिए और उसके खाली ऑर्बिटल पे ही बॉन्ड बनेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जितने भी लोग के साथ हम बॉन्ड बना रहे हैं उसका ऑर्बिटल लास्ट वाला खाली होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे कंपाउंड्स पढ़ने हैं दो, एक पढ़ना है AB4 टाइप और एक पढ़ना है AB6 टाइप। और अभी हमने ऊपर देखा कि AB4 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, या तो sp3 होगा या तो dsp2 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और अगर AB6 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो sp3d2 होगा या तो d2sp3 होगा। अब क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये कहता है, यहाँ पे तो देखो यहाँ तो डिफरेंस साफ पता चल रहा है कि यहाँ हम एक s ऑर्बिटल इस्तेमाल किए और 3p, यहाँ पे एक d, एक s और 2p। पर इस वाले कंडीशन में आउटर ऑर्बिटल इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वाले में इनर ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहा है। इसमें d लास्ट में पहुंच रहे हैं, इसमें d ऑर्बिटल में पहले पहुंच जा रहा है। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं अगर हम AB4 की बात करें तो। ये दोनों कंपाउंड की बात करते हैं। निकल का एटॉमिक नंबर 38 निकल का एटॉमिक नंबर 28। अब निकल का सबसे पहला काम करना होगा, सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इसके लास्ट में क्या आएगा, 4s2 3d8, लास्ट में यही आएगा ना। अच्छा 4s2 और 3d8 आएगा लास्ट में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पर इस पे कितना चार्ज है, 2 माइनस। और आप लोग को इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया गया क्या निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस आ जाएगा, हाँ या नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा है। निकल का हमने x लिया, क्लोरीन का -1 होता है तो -4 = -2, तो x कितना आ गया 2 प्लस तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होकर कितना हो गया, 4s2 और 3d6। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसको बनाते हैं, गलत बना दिए थोड़ा सा, क्या कर रहा है। तो ये रहा 4s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं और ये रहा 3d, 1 2 3 4 5 6। 3d के बाद क्या आएगा, 5s और 4p और 4d, यही आता है। ये तीनों लोग खाली हैं, हाँ या नहीं, बोलो बोलो क्या बोल रहा हूँ मैं। 19 के बाद ये कंडीशन चेंज हो जाती है, 5s 4p और 4d आएगा, कोई कष्ट नहीं किसी को। अब क्योंकि हम 5 तक पहुंच गए तो इसके अंदर के सारे ऑर्बिटल हमारे लिए अवेलेबल होंगे। पहला ऑर्बिटल ये होता है 1 2 3 4 5। तो हम 5s तक पहुंच गए तो 5s के अंदर जितने ऑर्बिटल हैं 4 वाले सब अवेलेबल रहेंगे, पर एनर्जी जिसकी कम होगी पहले उसको भरेंगे। तो s की एनर्जी सबसे कम होती है इसलिए पहले इसको भर देते हैं। आगे बढ़े, तो इसको कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4। मतलब इसको कितने खाली कमरे चाहिए, 4। क्या इसके पास 4 खाली कमरा है कहीं, तो ये किससे मांगेगा, s से और p से। s के पास मैक्सिमम कितना कमरा हो सकता है, 1, और p के पास कितना, 3, और 3 और 1 4 हो गया। तो ये खाली 5s और खाली 4p से मदद मांगा और बॉन्ड बना लिया, और इसका फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, sp3। बात समझ में आई। क्लोरीन के केस में
कोई कष्ट नहीं किसी को। पर यही अगर साइनाइड की बात की तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में साइनाइड के केस में क्या देखा गया, इसी के नीचे बना रहा है NiCN के लिए, तो वो भी 4s2 और 3d6 है। पर साइनाइड में इन्होंने कहा कि साइनाइड बैक बॉन्डिंग इंड्यूस करता है। केमिकल बॉन्डिंग में एक रूल पढ़े होंगे आप लोग कि इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट फिल्ड सिंगली एंड देन पेयरिंग टेक्स प्लेस। इस रूल को साइनाइड गलत कर देता है। साइनाइड को खाली खाली रूम पसंद नहीं आता है। साइनाइड घर का वो लैंडलॉर्ड है जो कहता है कि एक रूम में जब 2 लोग भर जाएंगे तभी सिंगल भरेंगे, ये नहीं कि पहले एक एक भर जाओ फिर पेयरिंग करें। सीट पे बैठा रहा है मान लो, ठीक, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि पहले एक एक लोग बैठ जाओ, पहले एक सीट भर लेंगे फिर अगली सीट पे जाएंगे, जैसे बस में किया जाता है। ये बात समझ में आ रही है? तो साइनाइड बैक बॉन्डिंग इंड्यूस करता है और उसे पसंद नहीं आता है कि रूम खाली पड़ा है, तो कितने रूम भरवा देगा वापस से। ये तो 2 भरे ही थे, यहाँ 4 लोग हैं, इनकी पेयरिंग हो जाएगी, 2 खाली हो गए और इसके बाद वापस से क्या है 5s और 4p। और अभी भी इसको कितने लोग चाहिए, 4 ही बॉन्ड, 2 किससे उठाएगा ये D से, एक S से और एक P से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा D2sp। ये देखिए कहाँ चला गया, कहीं तो लिखे थे, ये गलत लिख दिया D2sp, ये नहीं लिखे। अरे मिटा भी सकते हैं यार, आई फॉरगेट, और ये ज़्यादा मिट जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब होगा और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये तो बता दिया। इसी तरीके से AB6 का भी देखा जाए, साइनाइड बैक बॉन्डिंग में साइनाइड होता है, साइनाइड करता है, फ्लोरीन कभी कभी करता है, पर सबसे अधिक साइनाइड करता है, साइनाइड और नाइट्रो ग्रुप। अब यही अगर हम AB6 के कंडीशन में देखें, AB6 के कंडीशन में भी यही देखें, AB6 कंडीशन कब बनेगा, COF6 3- और COCN6, ठीक है। तो इसका कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 4s2 3d8 और 3 लोग गए तो क्या हो जाएगा 4s2 3d5। ये बात समझ में आ रही है, हाँ या नहीं? ऑक्सीडेशन नंबर जैसे ऊपर निकाले थे वैसे ही 3 हट गया, कोबाल्ट 28 था 29 था 27, तो 7 में से 3 हटा देंगे, 4 बचेगा, तो 4s2 और 3d4। जब हम लोग AB6 में पहुंचते हैं तो एक्साइटेशन होता है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो पेयर्ड वाला है ये यहां से हट के यहां पे आ जाएगा। ये बात ऊपर से आप लोग के जा रही होगी। एक चीज केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाई गई थी, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल। तो ये इधर से एक उठाएंगे तो हाफ फील्ड हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन गायब होके यहाँ पे भराएगा और इसका कमरा भर गया। पर इसको कितने लोग से अभी बॉन्ड बनाना है, और इसके आगे कौन है, एक S है जिसके पास कितना कमरा है, एक P है जिसके पास कितना कमरा है, और एक D है जिसके पास कितना कमरा है, और इसको चाहिए कितने टोटल 6। एक S से उठाया, 3 P से उठाया और 2 लोग sp3d2 हो गया। यहाँ कोई कष्ट नहीं। पर जैसे ही साइनाइड आया, साइनाइड नहीं सहेगा कि यहाँ से उठ के यहाँ घूमने आ जाए। साइनाइड कहेगा तुम तो पहले दिख मत जाओ, मैं अपने रूम में रहो। तो 3d4 के कंडीशन में तो रहेगा ही। ये मेरी बात समझ में आ रही है सबको, हम क्या बोल रहे हैं? इस वाले कंडीशन में क्या था कि S वाले से उठ के यहाँ आ जा रहा था, क्योंकि कह रहा था भैया देखिए सब लोग एक एक लोग रूम में रहेंगे तो झगड़ा हल्ला नहीं होगा। पर साइनाइड बोला कि तुम पहले कंप्लीटेड हो, तुम कंप्लीटेड रहो, हमसे नाटक मत बात करो, ठीक है, और तुम पेयरिंग करो पहले। जब तुम पेयरिंग कर लोगे तब उधर से एक लोग को बुलाएंगे। तो यहां से पेयरिंग कराए तो 2 लोग यहां आ गए और ये रूम खाली हो गया, और इस रूम के खाली होने के बाद अब S उठ के वहां से आएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अब इसमें कितने कमरे फिल हो गए? 3 कमरे, और बचे कितने? सिर्फ 2। और हमको बॉन्ड कितना बनाना है? 6। तो हम यहाँ पे 2 D से उठाए, एक S से उठाए और 3 P से उठाए। तो इसमें आउटर D ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ और इसमें इनर D ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ। ठीक, दोनों किस केस में हो रहा है? साइनाइड के केस में। पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बात बता ही नहीं पा रहा था कि क्यों हो रहा है। हमें ये भी तो जानना है क्यों हो रहा है।
तो इसके लिए आया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। तो अगली हेडिंग जो आपकी है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये सबको समझ में आ गई ये वाली थ्योरी? चलिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आसान है। सुन लीजिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस ऑर्बिटल के लिए बच्चों? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस ऑर्बिटल के कंपाउंड्स के लिए? डी ऑर्बिटल। और डी ऑर्बिटल के 5 सब ऑर्बिटल होते हैं और इनके नाम है DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² और DZ²। इन दोनों को कहते हैं EG और इन दोनों को कहते हैं T2G। वही तो लिखा है, तुमको दिखा नहीं, चश्मा नहीं लगा। इन तीनों का सिमेट्री सेम होता है और इन दोनों का सिमेट्री सेम होता है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कहा कि अगर किसी ऑर्बिटल को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो स्प्लिट करेगा। ये बात समझ में आ रही है? और स्प्लिट करेगा 2 पार्ट में, T2G में और EG में। ये बात समझ में आ गई? T2G वो EG है, कोई कष्ट परेशानी नहीं किसी को यहाँ पे। और इसी को उन्होंने क्या कहा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। बात समझ में आ गई? अब ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के लिए अलग अलग है। टेट्राहेड्रल के कंडीशन में T2G नीचे होगा और ऑक्टाहेड्रल के कंडीशन में T2G ऊपर होगा। ये बात एकदम याद रखना। आओ इधर देखो हम क्या बोल रहे हैं। अगर AB4 मॉलिक्यूल है तो जो स्प्लिटिंग होगा उसमें T2G, उल्टा बोल दिया, AB4 मॉलिक्यूल है, मतलब ये क्या है? टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। इस केस में EG वाले नीचे ऑर्बिटल चले जाएंगे और T2G वाले ऊपर चले जाएंगे। पर अगर मॉलिक्यूल AB6 है, AB6 मतलब एक सेंट्रल मेटल एटम 6 लिगेंड, तो इस केस में T2G नीचे आ जाएगा और EG ऊपर चला जाएगा। T2G में कितने ऑर्बिटल? 3 और EG में। और इन्होंने फिर बोला कि इसके बीच में हमें चाहिए एनर्जी, ठीक है? ये सेंटर पे है, यहाँ पे हमें चाहिए 0.6 डेल्टा नॉट और यहाँ पे चाहिए 0.4 डेल्टा नॉट। तो जो लीगेंड बॉन्ड बना रहा है वो यहाँ से आ रहा है। अगर उसके पास इतनी एनर्जी है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस ले आए तब तो वो बैक बॉन्डिंग करा पाएगा, नहीं तो नहीं करा पाएगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या नहीं? फ्लोरीन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को वहां से उठा के यहाँ खींच सके, इसलिए वो बैक बॉन्डिंग नहीं करा पा रहा था। पर साइनाइड के पास इतनी एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के यहाँ ले आ रहा है। जैसे कई बार आप लोग करते हैं कि अरे यार चलो चाय पीने चला जाए लंका, ठीक? पर फिर दूसरा सवाल आएगा, बाइक में पेट्रोल है, पैसा है? हाँ बाइक में पेट्रोल है, चलो। तो क्योंकि मेरे बाइक में पेट्रोल है इसलिए हम ना घुमाने ले जा रहे हैं। मैं बाइक में पेट्रोल ही नहीं रहेगा तो हम तुमको फोन करके कभी बोलेंगे नहीं कि भाई चलो लंका चाय पीने चला जाए। तो हम इंतजार करेंगे कि तुम फोन करो, क्योंकि तुम करोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुम हमें लंका ले जा रहे हो। ये बात समझ में आई? और यही काम साइनाइड कर पा रहा है। साइनाइड कह रहा है ठीक है तुम ऊपर से नीचे आओ, बाकी जितना एनर्जी लगेगा हम देख लेंगे। और इसी कारण से साइनाइड बैक बॉन्डिंग करा पाता है। कौन कौन बैक बॉन्डिंग करा पाएगा? इसके लिए एक सीरीज है जिसको कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको ऑर्डर बताती है कि कौन सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग कराएगा और कौन बैक बॉन्डिंग नहीं करा पाएगा। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वाला एक बार भर के देखते हैं। ये देखिए टेट्राहेड्रल कहाँ गया? D2sp था, ये ऑर्बिटल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 और 6। तो टेट्राहेड्रल भरते हैं। तो पहले 4 नीचे भरे जाएंगे, 1 2 नहीं 4 नहीं 3 4 5 और 6। अब अगर किसी की औकात होगी तो बैक बॉन्डिंग कराएगा। पर क्या ये सही है? सही तरीका देखिए क्या होगा। यही सही तरीका है, पूरा मीटर है। सही तरीका है कि पहले हम नीचे वाले को कंप्लीट करें, क्योंकि हमारे पास इसमें तो कम एनर्जी लग रही है ना। पहले बगल में चाय पी लें, फिर देखेंगे पैसा बचेगा तो 2 दोस्त चलेंगे, बाकी छोड़ देंगे।
तो पहले हम इलेक्ट्रॉन भरना है हमें 6, तो 1 2 3 4, फिर 5 और 6। बात समझ में आ गई? कोई कष्ट नहीं? नहीं आया कि आ गया? कुछ नहीं आया। सर नीचे ही चार क्यों भरेंगे? हम बता रहे हैं नीचे भरेंगे या नहीं भरेंगे। देखो हमने स्टार्ट कहां से किया कि स्प्लिटिंग यहां से होगी, स्प्लिटिंग तो यहां से होगी, तो यहां तो इलेक्ट्रॉन पहले से भरा रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे ये अपना अपना, नीचे पहले पेयरिंग नहीं करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में, एक बार पूछ सकता है कि इफ Eg हैज लेस एनर्जी व्हाई इट इज नॉट फिल्ड फर्स्ट। Eg के पास कम एनर्जी है तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भर दें। तो स्प्लिटिंग तभी होती है जब इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, उसके पहले स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं और कोई दूसरा लिगेंड अप्रोच करता है तो मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो लिगेंड आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो अपने आसपास कौन सी फील्ड क्रिएट किया? मैग्नेटिक फील्ड। और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में के कारण स्प्लिटिंग होगी और सेम सिमेट्री वाले एक साथ आ जाएंगे ग्रुपिंग करके। पर जब ये एक साथ आ रहे हैं उसके पहले हम इलेक्ट्रॉन भर के रखे थे। बात समझ में आई? तो हम इलेक्ट्रॉन भर के रखे थे तो हम क्या किए कि 1 2 3 4 5 6। अब जिस एलिमेंट की औकात है वो उसको यहां से यहां ले आए और बैक बॉन्डिंग करा दे। ठीक, जैसे यहां पे किसकी औकात नहीं थी, NiCl4 में Cl4 की औकात नहीं थी, वो नीचे नहीं ला पा रहा था। पर यहीं पे अगर साइनाइड आ जा रहा था तो कह रहा था वो नीचे हम देख लेंगे, बाकी मैं चाचा विधायक। ऐसा साइनाइड बोलता है और कोई नहीं बोलता है। ये बात समझ में आई? और इसी के लिए हम लोग जानते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि हमें भी याद नहीं है और जो कि अभी हम बुक लेके छाप लेंगे। नहीं याद है तो नहीं याद है, भगवान थोड़ी पैदा हुआ है। कहाँ चला गया? गलत सड़क खोल के दे दी क्या यार तुम हमें? अरे चलो, देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग कौन कराएगा? कार्बोनिल ग्रुप, CO ग्रुप, और उसके बाद साइनाइड ग्रुप। ये ऑर्डर है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं की थी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं। जब डबल सॉल्ट और इसमें डिफरेंस बताया जा रहा था तो ये भी बताया गया कि डबल सॉल्ट जो होता है वो कलर नहीं शो करता है, पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर शो करता है। अब जब भी कलर शो करने की बात होती है तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पा रहा था। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी ने कहा कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन था और वो एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन तो जनरली बीचों बीच था, देखो ये बताया ना बीचों बीच था, तो जब ये ऊपर गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया होगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ या नहीं? अरे इसको एनर्जी मिली तब ये स्प्लिट हुआ ना। जिसको कम एनर्जी मिली वो गुस्सा के नीचे चला गया, जमीन पे लेट गया कि नहीं हमको खाने को चाहिए। जिसको ज्यादा मिली वो अपने बैंक चढ़ा रही है, देखो हमको मिला है। एनर्जी लेके ऊपर गया और जब ये बैक बॉन्डिंग करके नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है E = hc/λ। हर एनर्जी से एक वेवलेंथ रिलेटेड है, तो जितनी एनर्जी निकलेगी उतनी उतना वेवलेंथ का लाइट रिलीज होगा और इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर शो करते हैं। ये बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी नहीं बता पा रहा था। तो इसने दो बात बताई कि बैक बॉन्डिंग क्यों होता है और कलर्ड क्यों होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोई दिक्कत नहीं किसी को? बात समझ में आ गई? इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, बैक बॉन्डिंग और इसका। तो ये चैप्टर समाप्त।